नमस्कार साथियों, करंट अफेयर्स और जीके के इस पार्ट थर्ड में हम बात करेंगे भारत के साथ साथ अन्य राष्ट्रों की कुछ प्रमुख खबरों पर। साथ ही साथ उन फैक्ट्स की भी बात करेंगे जिनसे आपके आने वाले एग्जाम्स में सीधे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए समय न गवाते हुए शुरू करते हैं अपनी पहली न्यूज के साथ, जो की है हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन के उपयोग पर नई सलाह। केंद्र सरकार ने कोविड-19 संक्रमणों के लिए रोग निरोधक के रूप में हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन के उपयोग पर सलाहकार को संशोधित किया है। इसमें गैर कोविड और कोविड-19 क्षेत्रों में तैनात स्पर्शोन्मुख स्वास्थ्य सेवा और फ्रंटलाइन कार्यकर्ताओं के लिए दवा के उपयोग का विस्तार किया है। कोविड-19 के लिए नेशनल टास्क फोर्स द्वारा SARS-CoV-2 संक्रमण के प्रतिषेधोपचार के लिए हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन के उपयोग की समीक्षा के बाद यह निर्णय लिया गया। आपको बता देना चाहते हैं कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन एक ऐसी दवा है जो कि मलेरिया के इलाज में काम करती है। अगली खबर है जानवी फूकन फिक्की की राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त की गई। जानवी फूकन को फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन FLO का राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। फिक्की FLO दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे पुराना महिलाओं के नेतृत्व वाला और केंद्रीय व्यापार चैम्बर है और शीर्ष चैम्बर ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फिक्की का महिला विंग है। उन्होंने 36वें FLO वार्षिक सत्र में निर्वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष हरजिंदर कौर तलवार से पदभार संभाला है। अगली खबर विश्व बैंक में भारतीय अर्थशास्त्री के नियुक्ति से संबंधित है, जिसमें विश्व बैंक में एक प्रमुख स्थान पर आभास झा की नियुक्ति की गई है। भारतीय अर्थशास्त्री आभास झा को विश्व बैंक ने दक्षिण एशिया में जलवायु परिवर्तन और आपदा प्रबंधन पर एक महत्वपूर्ण स्थान पर नियुक्त किया है। आभास झा 2001 में बांग्लादेश, भूटान, भारत और श्रीलंका के कार्यकारी निदेशक के कार्यालय में बैंक में शामिल हुए। वह हाल ही में पूर्व एशिया और प्रशांत क्षेत्र में शहरी विकास और आपदा जोखिम प्रबंधन के प्रैक्टिस मैनेजर थे। बढ़ते हैं अपनी चौथी खबर की तरफ, जो कि है इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी IASST ने इलेक्ट्रोकेमिकल बायोसेंसर विकसित किया। इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी गुवाहाटी ने एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेंसिंग प्लेटफॉर्म का विकास किया है, जो कि कासिन जनन और उत्परिवर्तन जनन यौगिक N ड्राई सोडा मिथाइल एमीन और M डाई सोडा मिथाइल एमीन NDEA का पता लगाएगा, जो मीट, बेकन, चीज और कम वसा वाले दूध जैसे खाद्य पदार्थों में कभी कभी पाया जाता है। बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की तरफ, जो कि है प्रसूति नाल वर्ण के अंत के लिए संयुक्त राष्ट्र दिवस। 23 मई प्रसूति नाल वर्ण के अंत के लिए संयुक्त राष्ट्र का अंतर्राष्ट्रीय दिवस है। यह दिन प्रसूति नाल वर्ण एक ऐसी स्थिति जो कि विकासशील देशों में कई लड़कियों और महिलाओं को प्रभावित करती है के इलाज और रोकथाम की दिशा में कार्रवाई को बढ़ावा देता है। प्रसूति नाल वर्ण के अंत के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2020 का विषय लिंग असमानता का समापन, स्वास्थ्य असमानताओं का समापन, नाल वर्ण का समापन है। बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की तरफ, जो कि है मध्य प्रदेश सरकार ने किए बुखार क्लिनिक की शुरुआत। मध्य प्रदेश सरकार ने लोगों को कोरोना वायरस से संबंधित जांच की सुविधा आसानी से उपलब्ध कराने के लिए बुखार क्लिनिकों की शुरुआत की है। बुखार क्लिनिक सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में कार्यरत होंगे। राज्य के सभी जिलों में 1391 बुखार क्लिनिकों ने काम करना शुरू कर दिया है, जहां पर 42,151 लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण किया जा चुका है। मध्य प्रदेश सरकार ने बुखार क्लिनिक के द्वारा कोरोना वायरस की रोकथाम का एक प्रयास किया है, जिसमें आम जनता को सुरक्षा से संबंधित समस्त जानकारियां दी जा रही हैं। बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की तरफ। यह खबर विश्व कछुआ दिवस यानी वर्ल्ड टर्टल डे से संबंधित है। सन 2000 से प्रतिवर्ष 23 मई को विश्व कछुआ दिवस मनाया जाता है। इस दिन को मनाने के पीछे प्रमुख उद्देश्य कछुओं और कछुओं के प्राकृतिक आवास के संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाना है। सन 2000 के बाद से प्रतिवर्ष 1990 में स्थापित एक गैर लाभकारी संगठन अमेरिकन टर्टलवाइज रेस्क्यू ATR विश्व कछुआ दिवस के उत्सव का प्रायोजन करता है, यानी विश्व कछुआ दिवस 23 मई को मनाया जाता है।
बढ़ते हैं अपनी 8वीं खबर की तरफ, जो कि है सरकार द्वारा मधुमक्खी पालन हेतु 500 करोड़ रुपए आवंटित। सरकार ने आत्मनिर्भर अभियान के तहत मधुमक्खी पालन की दिशा में 500 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। भारत दुनिया में शीर्ष 5 शहद उत्पादक देशों में शामिल है और 2005-06 की तुलना में देश में शहद का उत्पादन 242% और निर्यात 265% बढ़ा है। इसकी घोषणा कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने की है। भारत की वर्तमान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी हैं। तो बढ़ते हैं अपनी 9वीं खबर की तरफ, जो कि है भारतीय मौसम विभाग ने उमंग ऐप में मौसम सेवाओं का शुभारंभ किया। भारतीय मौसम विभाग IMD की वेबसाइट पर होस्ट की गई 7 सेवाओं को उमंग एप्लीकेशन पर लाया गया है। ये सेवाएं वर्तमान मौसम, नाउकास्ट, शहर का पूर्वानुमान, वर्षा की जानकारी, पर्यटन पूर्वानुमान, चेतावनियां, चक्रवात से संबंधित हैं। नए युग के शासन के लिए यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन उमंग एक एकीकृत मल्टी चैनल, बहुमंच, बहुभाषी, बहुसेवा मोबाइल ऐप है। इसी बीच मैं आपको सलाह देना चाहता हूं कि आप इंटरनेट ब्राउजिंग के लिए ज्यादा से ज्यादा भारतीय ऐप्स का इस्तेमाल करें। तो बढ़ते हैं अपनी 10वीं खबर की तरफ, जो कि है भारतीय एयरटेल ने वॉइस जेन में हिस्सेदारी हासिल की। भारतीय एयरटेल ने संवादी AI तकनीकों पर केंद्रित यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी पर बेस्ड वॉइस जेन में एक रणनीतिक हिस्सेदारी हासिल कर ली है, जो कि अधिग्रहण कंपनी द्वारा अपने तेजी से विस्तार वाले एयरटेल स्टार्टअप एक्सेलरेटर कार्यक्रम के तहत किया गया है। निवेश एयरटेल को वॉइस जेन की प्रौद्योगिकियों तक पसंदीदा पहुंच प्रदान करेगा, जिसे कई भाषाओं में अपने ग्राहक टच पॉइंट पर तैनात किया जा सकता है। बढ़ते हैं अपनी 11वीं खबर की तरफ, जो कि है डैनी हैमलिन ने टोयोटा 500 रेस जीती। डैनी हैमलिन ने 20 मई 2020 की रात डार्लिंगटन रेसवे पर टोयोटा 500 रेस जीती। दौड़ का सबसे रोमांचक हिस्सा 30 से भी कम बचे हुए लैप में था। क्लिंट ब्रॉयर रात के सबसे प्रमुख रेसर माने गए। काइल बुश दूसरे स्थान पर रहे। चेस एलियट 38वें स्थान पर रहे। टोयोटा 500 को 208 लैप्स पर लड़ा गया था और यह 2020 के नास्कार कप सीरीज सीजन की छठी दौड़ थी। बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की तरफ, जो कि है देश भर की 9 NBFC ने पंजीकरण प्रमाण पत्र का आत्मसमर्पण किया। रिलायंस नेट और निश्चय फिनवेस्ट फाइनेंस लिमिटेड सहित 9 NBFC ने अपने पंजीकरण के प्रमाण पत्र का आत्मसमर्पण कर दिया, जिसमें पेनरोज मार्केटाइल्स लिमिटेड, मनोहर फाइनेंस इंडिया लिमिटेड, चैंडलियर ट्रेकोन प्राइवेट लिमिटेड और संघी हायर परचेज लिमिटेड शामिल हैं। प्रमाण पत्रों के आत्मसमर्पण के साथ कंपनियां एक गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान के व्यवसाय का लेन देन नहीं कर सकती हैं। KKR जियो प्लेटफॉर्म्स में 11,367 करोड़ रुपए का निवेश करेगा। निजी इक्विटी फर्म KKR 2.32% हिस्सेदारी के लिए जियो प्लेटफॉर्म में 11,367 करोड़ रुपए का निवेश करने के लिए तैयार है। यह रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के कारोबार में तेजी से हुआ 5वां निवेश होगा। इससे पहले सोशल मीडिया प्रमुख फेसबुक, निजी इक्विटी फंड सिल्वर लेक, विस्टा इक्विटी पार्टनर्स और जनरल अटलांटिक निवेश कर चुके हैं। यह KKR का एशिया में सबसे बड़ा निवेश है। बढ़ते हैं अपनी 14th न्यूज की तरफ, जो कि है टाटा कैपिटल ने वॉइस बॉट लॉन्च किया। टाटा कैपिटल ने व्हाट्सएप पर वॉइस बॉट टिया लॉन्च किया। वॉइस बॉट अपने ग्राहकों को कई तरह की सेवाएं प्रदान करता है, जिनमें नया ऋण लेना, ऋण चुकाना, प्रश्नों का उत्तर देना आदि शामिल है। यह व्हाट्सएप पर सहज एवं इंटरेक्टिव सेवाएं प्रदान करता है। ग्राहक अपने खाते और EMI वितरण देख सकते हैं, तुरंत दस्तावेज डाउनलोड कर सकते हैं, अपने विवरण अपडेट कर सकते हैं और किसी भी उत्पाद के लिए तुरंत प्रतिक्रिया प्रदान कर सकते हैं। इन सर्विसेज के साथ टिया ने व्हाट्सएप कवरेज पर भी ध्यान दिया है। बढ़ते हैं अपनी 15वीं न्यूज की तरफ, जो कि है RNA निष्कर्षण यानी RNA एक्सट्रैक्शन किट का बड़े पैमाने पर उत्पादन। कोविड-19 परीक्षण के दौरान इस्तेमाल किए जाने वाले चुंबकीय नैनो पार्टिकल आधारित RNA एक्सट्रैक्शन किट द एगैप चित्रा मैग्मा बड़े पैमाने पर उत्पाद के लिए तैयार है। किट को श्री चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी द्वारा विकसित किया गया है। इसे 21 मई 2020 को लॉन्च किया गया था
और एगेप डायग्नोस्टिक्स ने कोच्चि में अमृता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज को 3000 ऐसी किटों का पहला बैच भेजा था। बढ़ते हैं अपनी 16वीं खबर की तरफ, जो कि है सड़क निर्माण के लिए कॉयर जियो का उपयोग। कॉयर जियो कपड़ा एक पारगम्य कपड़े को अंततः ग्रामीण सड़क निर्माण के लिए एक अच्छी सामग्री के रूप में स्वीकार किया गया है। यह प्राकृतिक, मजबूत, अत्यधिक टिकाऊ, सड़नरोधी, मोल्डस और नमी के लिए प्रतिरोधी है और किसी भी माइक्रोबियल हमले से मुक्त है। PMGSY ट्रिपल यानी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत ग्रामीण सड़कों के निर्माण के लिए कॉयर जियो कपड़े का उपयोग किया जाएगा। इस प्रकार से कपड़ों के उपयोग से सड़कें मजबूत एवं सुरक्षित मानी जा रही हैं। बढ़ते हैं अपनी 17वीं खबर की तरफ, जो कि है भारतीय रिजर्व बैंक ने एक्सिम बैंक को ऋण देने की घोषणा की है। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने विदेशी व्यापार को बढ़ाने में मदद करने के लिए भारतीय निर्यात आयात बैंक को 15,000 करोड़ रुपए का ऋण देने की घोषणा की है। एक्सिम बैंक अपने संचालन के लिए विदेशी मुद्रा उधार पर निर्भर है और कोविड-19 महामारी के परिणाम स्वरूप वह यह संसाधन जुटाने में असमर्थ है, जिसके कारण यह सुविधा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा एक्सिम को प्रदान की जा रही है। यह लाभ की तिथि में 90 दिनों की अवधि के लिए बढ़ाया गया है। बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की तरफ, जो कि है यूनिसेफ और एयरटेल अफ्रीका ने साझेदारी की घोषणा की है। यूनिसेफ ने एयरटेल अफ्रीका के साथ एक नई साझेदारी की घोषणा की है, जिसमें बच्चों को दूरस्थ शिक्षा तक पहुंच प्रदान करने और मोबाइल नकद हस्तांतरण के माध्यम से उनके परिवारों के लिए नकद सहायता तक पहुंच प्रदान करने के उद्देश्य से की गई है। इस साझेदारी के तहत 13 देशों में स्कूल बंद होने से प्रभावित 133 मिलियन बच्चों को लाभान्वित करने के लिए यूनिसेफ और एयरटेल अफ्रीका मोबाइल तकनीकी का उपयोग किया जाएगा। बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की तरफ, जो कि है भारत बायोटेक और थॉमस यूनिवर्सिटी के बीच समझौता। भारत बायोटेक और थॉमस जेफरसन यूनिवर्सिटी ऑफ फिलाडेल्फिया ने कोविड-19 के लिए एक नया टीका उम्मीदवार विकसित करने के लिए एक विशेष समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। उपन्यास वैक्सीन को कोरोना वायरस प्रोटीन के लिए एक वाहन के रूप में मौजूदा निष्क्रिय रेबीज वैक्सीन का उपयोग करके विकसित किया जाएगा। यह टीका एक मजबूत प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया उत्पन्न करने के लिए जाना जाता है और बच्चों सहित पूरी आबादी के लिए अनुमोदित है। देखते हैं अपनी अगली खबर। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा नई योजना का उद्घाटन। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 22 मई 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सबको रोजगार मिलेगा योजना का उद्घाटन किया। इस योजना के तहत मजदूरों को मनरेगा जॉब कार्ड वितरित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ग्राम प्रशासनिक समितियों के प्रमुखों के साथ चर्चा की। बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की तरफ, जो कि है एनटीपीसी और ओएनजीसी एक साथ मिलकर के संयुक्त उद्यम स्थापित करेंगे। ओएनजीसी और एनटीपीसी ने नवीनीकरण ऊर्जा परियोजनाओं के लिए एक संयुक्त उद्यम कंपनी स्थापित करने के लिए एक प्रारंभिक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। उन्होंने व्यवस्था को औपचारिक बनाने के लिए 21 मई 2020 को नई दिल्ली में एक समझौता ज्ञापन किया। समझौता दोनों कंपनियों को अक्षय ऊर्जा कारोबार में अपने अपने लक्ष्य हासिल करने में सक्षम बनाएगा। ओएनजीसी के पास 176 मेगावाट पवन ऊर्जा से युक्त 176 मेगावाट का नवीकरणीय पोर्टफोलियो है। बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की तरफ। भारतीय कला जगत के लिए एक दुखद खबर, जो कि प्रसिद्ध गायिका श्यामलाजी भावे का निधन। हिंदुस्तानी और कर्नाटक संगीत पर समान कमांड रखने वाली प्रसिद्ध गायिका श्यामलाजी भावे का मई 2020 में निधन हो गया। उनके पिता स्वर्गीय गोविंद विठल भावे ने उन्हें हिंदुस्तानी संगीत में प्रशिक्षित किया, जबकि उन्हें प्रसिद्ध गायक ए सुब्बाराया और बी डोरस्वामी द्वारा कर्नाटक धारा में पढ़ाया गया था। उन्हें मैसूर के 19वें दीवान सर एम विश्वेश्वरैया द्वारा उभय गण विदुषी की उपाधि दी गई थी।
तो इस प्रकार से आज हमने करंट अफेयर्स और जीके के इस पार्ट 3 में आपको ढेर सारी जानकारी देने का प्रयास किया है। आपसे अनुरोध है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें।